Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on third lesson of history of 10th class. आज हम सामूहिक अपनेपन का भाव के बारे में पढ़ेंगे भी सामूहिक अपनापन क्या होता है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। जो अलग अलग समूह हैं, भाषा के आधार पर हैं या क्षेत्र के आधार पर हैं, उन सभी समूहों ने इकट्ठा होकर अपने भाव को कैसे विकसित किया। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए लोग राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। और यह तस्वीर पहली बार किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। किसकी? भारत माता की तस्वीर। और 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम भी गीत लिखा था। और बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। जब क्या है, स्वदेशी आंदोलन किया गया था उस टाइम पर। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया। और इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे, जो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई और इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। कौन? भारत माता की तस्वीर। और राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को एक बार फिर पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया, ताकि वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। और उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट यानी खत्म हो चुकी हैं। और अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव भाव को पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी नृत्य नाटिकाएं, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का एक विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया, 4 भागों में। और उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के
असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोग एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा बनाया गया, जिसमें जो कलर था हरा, पीला, लाल से तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। किसके अंदर? तिरंगे के अंदर। और 1921 तक गांधी जी ने भी अपना स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी और आत्म सहायता का ये प्रतीक था जो गांधी जी ने जो तिरंगा बनाया था। और जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए और अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। और इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। किसने बनाया हुआ गुलाम? अंग्रेजों ने। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की जो महान उपलब्धियां हैं उन पर गौरव करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता है। और लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह किसका अतीत था? हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदुओं के प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ सभी समुदाय के समूह भारतीय इकट्ठा हो रहे थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, बड़े तौर पर शिकायतें थी। इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना एक अलग अर्थ था। और कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांग के कारण भाई क्या है, एक समूह की मांग को मान लिया जाए तो भी दूसरा समूह दूर न चला जाए। इन सब को कांग्रेस ने इन समूह को मद्देनजर रखते हुए सभी समूहों को साथ लेकर चले। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था और कांग्रेस के सहकर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और जो आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। और संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह में
रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों वाला एक राष्ट्र था, मतलब औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना चाहता था। आज हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है और आज आपका होमवर्क कोई 5 स्मॉल क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और इस लेसन को रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।